बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 जून और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर ईद के मौका पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, जिसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है, मुकदमे बनवा रही है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश कर रही है। इस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जिसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चुना गया है, उनका नाम शायद बैरिस्टर अकील मलिक है। बातचीत से तो बैरिस्टर नहीं लगते, लेकिन बहरहाल इस पर भी किसी दिन दोबारा बहस करेंगे कि ये इतने सारे बैरिस्टर कैसे पैदा हो रहे हैं जो अंग्रेज़ी में बैरिस्टर के हिज्जे नहीं लिख सकते, मतलब स्पेलिंग नहीं लिख सकते, वो भी अपने नाम के साथ आजकल बैरिस्टर लिखे फिर रहे हैं। बहरहाल ये होंगे साहब, हमें नहीं पता, हम तो ये नहीं कह सकते कि असल हैं कि नकल हैं, लेकिन बातचीत से नहीं लगता कि बैरिस्टर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इन साहब की पहले हम आपके सामने एक वीडियो रखते हैं। जितने हम काम कराना है ना ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਦੇ में दूसरे मेरे को भूख रहा है सारे पेशेंट। और आप इन साहब को देखिए कि ये असल में खुद फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं, फॉर्म 45 पर हारे हुए हैं। हाल ही में जब अपने इलाके में गए तो लोगों को इन्होंने कहा कि वोट तो आपने मुझे दिए नहीं, तो काम किस सिलसिले में आप कहते हैं? अगर आपने मुझे कोई काम कहना है तो अपने पोलिंग स्टेशन का पहले रिजल्ट लेकर आएँ, फिर आपका काम करूंगा। और पोलिंग स्टेशन तो सारों पर ही ये हारे हुए हैं। पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट तो किसी पे भी ये जीते नहीं हुए, तो इसका मतलब है लोग इनको काम नहीं कह सकते। अब इस तरह के वकील, इस तरह के स्पोक्स पर्सन मैसर हैं इस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, और उसके बाद गुस्सा निकालते हैं वो हम जैसे लोगों के ऊपर कि उनका बयानिया बिक नहीं रहा, और हमें शरपसंद कहते हैं, डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं कि हमारी वजह से उनका बयानिया जो है वो तबाह हो गया, जो बिक नहीं रहा। हजूर, जब मैं आपकी कस्टडी में था और आपने मुझ पर तशद्दुद करने के बाद मुझसे हल पूछा था, तो मैंने आपको तभी बताया था कि ये जो आपने किया है, 1100 अरब के चोरों को कौम पर मुसल्लत किया, इसके बाद आपकी मीडिया में, पब्लिक राय में बदनामी होनी है, ये किसी सूरत बच नहीं सकती। आपने कहा था इसका कोई रास्ता, मैंने कहा था मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं कभी भी आपको मार्शाला लगाने की सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कुछ आपने किया है इसके बाद तो शायद उसकी भी सपोर्ट करनी पड़ जाए, क्योंकि आप इससे बेहतर था मार्शाला लगा लेते, मुल्क का कम नुकसान होता। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जमहूरी इंसान के तौर पर मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये तो मार्शाला प्लस प्लस हुआ है। बहरहाल अब बैरिस्टर अकील मलिक जैसे लोग जो हैं उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, सारे चैनल्स के ऊपर उसको ज़बरदस्ती लाइव चलवाया जाता है। 9 मई के केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे मौजूद थी। ये GHQ गए, इनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, इनकी वहाँ पे अपने जो इनकी पार्टी के अरकान हैं उनकी वीडियोस बनी हुई मौजूद हैं। वहाँ पे क्लियर केसेस हैं। What are we waiting for then? साल गुजर गए। इनकी अपनी पार्टी ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाके इन लोगों ने वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बताएं, ये डिनाई करें यहाँ पे बैठे हुए। और उसमें इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क में मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ कर रही है। अब मैं इसको आपको वाज़ेह कर दूं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमात इस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मैं आने वाले दिनों में बनते देख रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें रिस्ट्रेन कर रही है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि ये मुल्क हमारा है और इसके ऊपर कोई ऐसी पाबंदियाँ ना लग जाएं कि पहले ही हमारी जो स्ट्रेंगल्ड इकॉनमी है वो मज़ीद नीचे चली जाए। और ये इमरान खान का ज़र्फ़ है, ये इमरान खान की पाकिस्तानियत है कि वो कभी इससे मत नहीं जाता और उसके फॉलोअर कभी भी इससे मत नहीं जाते, वरना बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे जो बाई नेम करवाए जा सकते हैं। और अगर जाहिर है दीवार के साथ किसी को लगाया जाएगा तो वो आखिर पर शायद ऐसा ही सोचे। अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया है, कोई ऐसी चीज़ बैरून मुल्क नहीं की गई जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को किसी सूरत भी नुकसान दे। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क जिनके पास ताकत है उन्होंने हर वो काम किया है जिससे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। तो बहरहाल ये तो पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक हारा हुआ शख्स जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन से हारे थे ये, और बहुत बड़ी वोटों से हारे थे, और अब ये मुयस्सर आए हुए हैं आजकल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने पे। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है मरियम नवाज़ साहबा ने एक रेंटे सर्वे शायद को करवाया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सर्वे कौन सा है, लेकिन सर्वे के फिगर्स देख के अंदाज़ा हो रहा है
पता नहीं कोई कह रहा है ये कोई IPOR का सर्वे है या मुझे नहीं पता किस इदारे का है, लेकिन जो मैंने खबर पढ़ी है उसमें ये नज़र आ रहा है कि 55% अवाम जो है वो मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनको इत्मीनान है। जी हाँ, और सर्वे में मज़ीद पढ़ें तो ये भी पता चलता है कि देही आबादी जो है वो मरीम साहबा के ऊपर और ज़्यादा मुतमईन है शहरी आबादी की निस्बत। बस ये वो लाइन थी जिसने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया, क्योंकि मैं खुद देहाती आदमी हूँ। देहात में लोगों के साथ रब्ता रहता है, बातचीत रहती है, और देहात का तो सबसे बड़ा जो एक आप ये कहें कि बेनिफिशरी या बेचारा विक्टिम वो किसान ही होता है। और किसान के साथ इस हुकूमत ने आते ही जो किया है, और सीना ठोक कर उसका ऐलान भी किया कि गंदम नहीं खरीदेंगे और गंदम बाहर से खरीदेंगे, महंगे दामों बाहर से खरीदेंगे, और फिर महंगे दामों बाहर से ख़रीद के डॉलर्स में पेमेंट करेंगे और यहाँ अपने मिडल मैन को उनकी जेबें भरेंगे, लेकिन अपने किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे। ये इन्होंने बबांगे दोहल कहा और किसान को मलिया मेट करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। किसान की गंदम जिसकी कीमत इन्होंने 3900 रुपये 3900 रुपये पर मन लगाई थी, उसको 2600, 2800, 3000 में बेचनी पड़ी। और अब ये जो ख़रीद रहे हैं इस टाइम वो मिडल मैन को फ़ायदा दे रहे हैं, अपने मिडल मैन को पैसा दे रहे हैं। तो किसान गांव के लोग और इनके साथ वो तो अब अगले 20-25 साल मुझे इनको वोट देते हुए नज़र नहीं आते। अगर ये झूठ बोलना ही था तो आपको ये बोलना चाहिए था कि शहरों के कुछ लोग आपको पसंद करें, जो भी झूठ होता बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन चलें कोई शायद अकल का अंधा आपकी बात मान लेता। लेकिन आपने लाइन लिखी कि गांव के लोग आपको 55% इंडोर्समेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और मरीम साहबा बहुत ही बेहतरीन जो है वो वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो है वो साबित हो रही हैं। अच्छा जी, ऐसा कोई सर्वे शहबाज शरीफ के बारे में नहीं आ रहा, मरीम साहबा के बारे में आ रहा। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सर्वे टिकटॉक पे करवाया गया है, क्योंकि इस सर्वे का कोई डाटा ऑथेंटिसिटी कोई पूरा इसका आगा पीछा तो बताया नहीं गया। ये अखबारों में खबर लगवाई गई है जो मैंने आपके सामने रखी है कि 55% इंडोर्समेंट और 60% लोग जो हैं वो मुतमईन हैं। मीन झूठ भी ऐसा बोलते हैं, वैसा ही झूठ है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अगली खबर जो आपको दूंगा उससे आपको मुकम्मल अयां हो जाएगा इस ख़ानदान का फोकस, अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल इनकी जो विजडम की कमी है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खबर सुनिए, लाहौर के लिए 25.8 अरब मुख्तस, बाकी सूबे पर 1.27 अरब रुपए लगेंगे। जी हाँ, ये दोबारा सुनिए, आपको अगर कोई गलत फहमी हो रही है तो दोबारा सुनिए कि लाहौर के लिए 25.8 अरब मीन 26 अरब रुपया जो है वो लाहौर के ऊपर लगेगा और बाकी पूरे सूबे पर 1.27 अरब रुपए लगेगा। और ये तकरीबन जो है 93% बजट का जो है वो सिर्फ लाहौर के अंदर लगेगा। अच्छा, आप जो लोग लाहौर से सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि गिल साहब लाहौर में तरक्की हो रही, आपको तकलीफ हो रही है, लाहौर पे पैसा लग रहा है। ये तरीका नहीं है सोचने का। सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर आप माँ बाप के 4 बच्चे थे और सारा कोई खाना या सब कुछ आपकी प्लेट में डाल दे, तो भाई होने के नाते या बहन होने के नाते आप कभी बच्चों के साथ ये करके देखिएगा। आप एक बच्चे की प्लेट खाली छोड़िएगा, बाकी बच्चों को भर के खाना दीजिएगा। आप देखेंगे कि बच्चे आपको कहेंगे कि मामा ये आप गलत कर रही हैं या अब्बा आप ये गलत कर रहे हैं, उसको भी खाना दें, क्योंकि बच्चे कभी ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो पहले तो अगर आप लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको कई इसकी जहतें बताऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हर हिसाब से अनफेयर है कि पूरे पंजाब को आप जो है वो सिर्फ 1.27 मीन 1.25 अरब रुपया दे रहे हैं और लाहौर को 26 अरब। लेकिन अब मैं इसका नुकसान जो लाहौर वालों को है वो भी बताता हूँ। अब हो क्या रहा है इससे, आप सब कुछ लाहौर में बना रहे हैं क्योंकि इनकी विजडम इतनी है, इनमें अकल इतनी, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, कोशिश तो करते नहीं। इन्होंने शोकेस करना है लाहौर को। ये वही लोग हैं जो कर्जा लेकर ड्राइंग रूम ठीक कर लेंगे, बेडरूम में भले जो है वो ना खटमल हों उनके और बाथरूम्स ख़राब हों और किचन में जो है वो कीड़े चल रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं, बस ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये वो लोग हैं। अब मसला ये है कि जब आप लाहौर में सब कुछ कर देंगे, तमाम हॉस्पिटल, तमाम सड़कें, हर चीज़ डेवलपमेंट का पूरा पैसा लगा देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर बाकी सारे शहरों से लोग लाहौर का रुख करेंगे। फिर क्या होगा? फिर वहाँ पर पोल्यूशन होगी। फिर क्या होगा? फिर वहाँ पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होगी। फिर क्या होगा? फिर वहाँ पर क्राइम बढ़ेगा। दुनिया में जो भी शहर ज़्यादा बढ़ जाते हैं अपनी अपनी हैसियत से, वहाँ पर ड्रेनेज पानी खड़ा होता है, वहाँ पर फिर डेंगू ज़्यादा फैलेगा, वहाँ पर हर वबा ज़्यादा फैलेगी, वहाँ पर तमाम चीज़ों के ऊपर जो इन्फ्लक्स होगा ट्रैफिक का वो ज़्यादा होगा, तालीमी इदारों के ऊपर ज़्यादा। आप हॉस्पिटल बना देंगे, लोग कहेंगे अच्छा जी इलाज मुआलजे का बेहतर हल जो है
है वो लाहौर में इधर ही घर ले लें, घरों की कीमतें और बढ़ जाएंगी, जो आपके पास अवेलेबल पार्क्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाएगा। इस सब के बाद होगा क्या, लाहौर वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जाएगी। तो आपको जो अभी लग रहा था कि आपको 26 अरब मिल रहा है, वो बेसिकली आपके लिए भी अजाब है और बाकी पंजाब के लिए अजाब है। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है, इस्लाम की टीचिंग भी यही है, मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न जो सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि छोटे शहर, छोटी बस्तियां, मॉडर्न शहर जो हैं, ज़्यादा ऑपरेशनल सिटीज़ जो हैं, वो आबाद करने चाहिए। मतलब क्या ही बुरा है कि अगर आप कलर कहार के करीब एक शहर आबाद कर लें, मोटरवे है, दरमियान में है, उस तरफ से भी उसको एक्सेस है, उस तरफ से भी उसको एक्सेस है। इसी तरह से मुल्तान में, बहावलपुर में, राजनपुर में, मियांवाली में, उन शहरों के अंदर वहाँ पर डेवलपमेंट बजट खर्च करें, वहाँ पर हॉस्पिटल दें, स्कूल दें, यूनिवर्सिटियाँ दें, मेयार ज़िंदगी बेहतर करें ताकि अर्बनाइजेशन उस तरीके से ना हो, इमिग्रेशन लोगों की और माइग्रेशन इस तरफ को ना हो, ताकि लोग अपने अपने छोटे शहरों में रहें और उससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी ना बने। जो कैटास्ट्रॉफीज़ हो रही हैं, इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ये चेंजेस हो रही हैं, जाहिर है उसमें एक वजह अर्बनाइजेशन भी है, शहरों का इतना बढ़ता हुआ जाल है, और आप देख रहे हैं कि इन्हीं वजूहात की वजह से फिर डीएचए और सोसाइटीज़ जो हैं वो सैकड़ों एकड़ के ऊपर मुहित आमों के बाग काट कर, वहाँ पर प्लॉट काट कर बेच रही हैं। यही वजह है कि लाहौर इस टाइम समझ नहीं आता कि किधर से शुरू होता है और किधर ख़त्म होता है। एक दिन गुजरते हैं तो ज़मीन के ऊपर लहलहाती फसलें होती हैं, अगले महीने गुजरते हैं तो वहाँ पर रियल स्टेट किसी ने अपना बोर्ड लगाया होता है और वहाँ फसलें वीरान होती हैं और प्लॉट कट कर बेच रहे होते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये इसीलिए है कि आपने बाकी सूबे के अंदर कहीं पर डेवलपमेंट की नहीं। तो ये आपको इससे समझ आ गई होगी कि ये इसके दूर रस क्या नताइज हैं। इसलिए पूरे पंजाब को डेवलप करना चाहिए, इसमें कोई इलाकाई बात नहीं है। अब जिसको मर्जी करें, मसलन आप लाहौर, आपको लगता है कि मैं कोई साउथ पंजाब का बहुत बड़ा वकील बन रहा हूँ, आपको बड़ी तकलीफ है साउथ पंजाब से, तो आप अकाड़ा को डेवलप कर लें थोड़ा और, साहिवाल को डेवलप कर लें थोड़ा और, फैसलाबाद की बजाय आप टोबा टेक सिंह को और डेवलप करें, गोजरा को और डेवलप करें, झंग को और डेवलप करें, सरगोदा को डेवलप करें, मियांवाली को डेवलप करें, मतलब छोटे शहरों को डेवलप करें। उस तरफ गुजरात, पीछे मंडी बहुत दिन, मीन छोटे शहरों को डेवलप करें ताकि लोगों को तमाम सहूलतें जो हैं डोर स्टेप पे हों, अर्बनाइजेशन ना हो, शहर जो हैं वो इस तरीके से जंगल के कानून की तरह जो हैं वो ना बढ़ें। अच्छा जी, अगली आपके सामने जो खबर रखेंगे वो रखेंगे कि एक एमएनए है काफ लीग के, चौधरी इलियास उनका नाम है, उनकी एक अजीब कहानी है। उन्होंने अपने आप को, जब वो इलेक्शन जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ऑप्ट किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जो है वो कागज़ों में काफ लीग का एमएनए बना दिया धक्के से। वो उन्होंने एफिडेविट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दिया हुआ है, फिर उनकी जो सीट है वो तहरीक इंसाफ के साथ है असम्बली के अंदर, और कागज़ों में वो काफ लीग के हैं, और उसी वजह से उनके वोट को गिन के काफ लीग को एक ख़वातीन की भी अजाफी नशिस्त दे दी है, क्योंकि उनके वोट के साथ वो अजाफी नशिस्त मिलनी थी। वैसे अजाफी नशिस्त पूरी नहीं आती थी उनकी, एक एमएनए उन्हें और चाहिए था, वो चौधरी इलियास को ज़बरदस्ती दे दिया। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद उनका जो कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है वो उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करता है। तो ये एक एमएनए की जो कहानी है वही असल में कहानी है इस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से पाकिस्तान को रन कर रही है, कि कोई पता नहीं है कि चौधरी इलियास जो है वो असल में काफ लीग के हैं, वो आज़ाद है, वो किसके हैं, असल में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। कागज़ों में उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलाइड पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रखा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें काफ लीग का बनाया हुआ है और कौमी असम्बली ने उन्हें आज़ाद बनाया हुआ है। इसी तरीके से मुल्क चल रहा है। ये जैसे कहानी समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या मामला है, ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, शेख रशीद साहब ने अपना एक उनकी सोशल मीडिया टीम ने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि ईद के मौके पर उनके शायद 26, 28 या मुझे याद नहीं गालिबन कितने प्रोग्राम वो ईद के इन 3-4 दिनों में डिफरेंट चैनल्स को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है, शेख साहब अवामी आदमी हैं, उनको लोग सुनते हैं, देखते हैं और मीडिया उनके पीछे होता है कि वो प्रोग्राम दे। इस पर कामरान खान साहब ने एक तज्जिया किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसकी पस्ती का आलम आप इससे देख लें, उसके नीचे जाने का, उसके स्टैंडर्ड्स के ख़राब होने का आलम देख लें कि एक बंदे के, उनके कहने का मतलब था कि एक बंदे के इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं तो कोई क्वालिटी बात तो नहीं होगी, क्वांटिटी बात ही होगी। बात कहने को तो दुरुस्त है, अगर आप इंटेलेक्चुअली देखें तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन मैं ये इस बात पे हैरान हूँ कि कामरान खान साहब, जब ये तो चलें एक बात है, बारीक बात है जो आपने मीडिया की,
लेकिन जब मोटी बात करने का वक्त था, जो सामने सामने नज़र आ रहा था, इन्हीं शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जब हमारे दोस्त मुन्ने मुनीब ने लिया था, और अब शेख रशीद साहब ने बबांगे दोहल बता दिया है कि उनसे वो इंटरव्यू ज़बरदस्ती लिया गया था, उन्हें उस कुर्सी पर ज़बरदस्ती बिठाया गया था, उनसे एक बयान लेने की कोशिश थी, उन्हें ये कहा गया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बयान दो, जिस पर उन्होंने इनकार किया, उनका इंटरव्यू फेल हो गया, उनको लंबा अरसा जेल काटनी पड़ी, जिसे वो चिल्ला कहते हैं। एक वही इंटरव्यू है जब इन्होंने मुझे रिलीज़ किया चिले से, और चिले से मेरे घर लेकर गए, और जो इन्होंने लिख कर दिया हुआ था वो इतना थका हुआ था, गैर अखलाकी था। अगर मैं पढ़ता तो मौत के बाद भी लोग मुझे कहते कि ये मेरा मुंह काला होता, और मैं अपने शहर में फिरता तो सही लेकिन दिल में लोग गालियां देते, और मैंने वो नहीं पढ़ा। और उसके लिए अल्लाह ने मुझ में हिम्मत दी, अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरे अंदर वो ताकत पैदा की कि लोगों की मौजूदगी में, जब मैं लोग कहता हूँ तो लोगों का मतलब आपको समझ है कि उनके बैठे हुए मैंने वो इंटरव्यू नहीं पढ़ा और अपनी बातें की, और उसके अलावा 3 दिन मुझे और वहाँ रहना पड़ा। उस वक्त आपने सहाफ़ती असूलों के ऊपर सर ट्वीट क्यों नहीं किया था? आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, मेरे लिए तो बहुत ही मोहतरम है, आपसे एक अच्छा ताल्लुक़ भी है, लेकिन अगर ये सारा मामला सहाफ़ती असूलों के ख़िलाफ़ है तो फिर वो मामला तो बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ था, हमें उस टाइम भी इसके ऊपर बोलना चाहिए था। अच्छा जी, शहबाज राणा साहब ने एक स्टोरी की है, आपको उसका चंक भी दिखाते हैं हम, वो भी आप देखिएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो एक मीटिंग अटेंड करने का $5,000 लेता है। जी हाँ, ये आप सोचते होंगे ये कहाँ पर मिलता है? ये जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पाकिस्तान की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मुनाफा बख्श हैं, जैसे नेशनल बैंक हो गया, पार्को हो गई जो रिफाइनरी है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार की हैं लेकिन मुनाफे में चलती हैं, उनके पास थोड़ा बेहतर पैसा है, स्पेशली ऑयल एंड गैस के सेक्टर में, वहाँ क्योंकि पैसे की फरावानी है, तो फिर उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, उनके ऊपर ब्यूरोक्रेट बड़ी सिफारिशों से अपने आप को लगवाते हैं, और अगर 10 मीटिंग्स हुई तो $50,000 बन गया, 5 हुई तो $25,000 बन गया, उसकी एक मीटिंग अटेंड करने के इतने पैसे लेते हैं। अब आप कहेंगे गिल साहब ये कोई अनोखी बात है, अमेरिका में भी ऐसा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर जब स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स जाते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, माहिर होते हैं, उन्हें ऐसे ही हज़ारों डॉलरों के अंदर पेमेंट्स मिलती हैं। ये बात दुरुस्त है आपकी, ये गलत नहीं है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट नहीं होते एक तो इस तरीके से, और दूसरा उन मुल्कों का इस्तेसाल नहीं हुआ होता, उनके यहाँ आधी से आधी आबादी जो है, या आधी के करीब जो आबादी है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे 2 वक्त की रोटी नहीं देख रही होती। अभी जो काबीना की मीटिंग हुई उसमें शहबाज शरीफ साहब वगैरह ने ये डिस्कस किया कि चलें ऐसा करें, ब्यूरोक्रेट 10 लाख रुपए अपने पास रख लें, ऊपर वाले पैसे वापस जमा करा लें। ये तो जनाब होना नहीं, ब्यूरोक्रेट इतने कच्चे तो हैं नहीं कि आपको खाने दें, उनके सामने आप तो खा खा के मगरमच्छ हो जाए, और उनके खाने की टाइम के ऊपर आप इस पैसे को कम कर दें। इमरान खान ये करवा सकता था क्योंकि ना वो खुद खाता था और ना वो खाने देता था, आप तो खाते भी हैं और लगाते भी हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेट भी उसी मामले में चलेंगे। इसलिए ये वाजे कर दें कि ये तो होना नहीं, लेकिन जैसा कि शहबाज राणा साहब ने कहा कि यही मीटिंग अगर किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जाती, मीन की डिस्कशन होती कि लोगों पर इतना बजट क्यों लगाया गया है, टैक्स क्यों लगाया गया और दूध पर टैक्स क्यों लगाया गया, दूसरी चीज़ों उस पर अगर बहस होती तो शायद आवाम का कोई फ़ायदा हो जाता। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो है कि खैबर पख्तूनख्वा के एक बूढ़े शख्स, तकरीबन 72 ईयर उसकी एज थी, उसने 13 साला बच्ची से शादी कर रहा था, जिसको पुलिस ने बर वक्त पकड़ा, निकाह ख्वां को भी पकड़ा, रजिस्ट्रार को भी पकड़ा, तमाम लोगों को पकड़ के जेल में दिया। ये 72 ईयर का जो शख्स है जो 13 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा था, ये शख्स 5 लाख में गालिबन इसने बच्ची के वालिद से उसकी बच्ची ख़रीदी थी। ये बहुत बड़ा जुर्म है पूरी दुनिया के अंदर, हमें भी इसके बारे में अदराक होना चाहिए। बदलते ज़मानों के साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपनी सोसाइटी के मेयार बदलने चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, बराए करम ऐसा ना करें, एक होलिस्टिक पिक्चर देखें, एक पूरी की पूरी पिक्चर देखें इस टाइम पूरी दुनिया की क्या बन रही है। 13 साल की छोटी बच्ची होती है, उसके साथ एक 72 साल के बंदे की शादी, कुछ शर्म करना चाहिए, हया करना चाहिए, जो निकाह करवा रहा है उसको भी हया करना चाहिए। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि बाकी लोग जो हैं वो इस तरह के काम जो हैं वो ना करें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है
सवात की शमीम बीबी, जिनके हामिद मीर साहब ने ये खबर दी, जो मैंने उनके ट्वीट पर देखा कि सवात की शमीम बीबी के 7 बच्चे थे। एक ज़हनी इन सातों बच्चों को अगवा कर लिया गया था। उनमें से एक ज़हनी माजूर था जिसको 3 महीने के बाद छोड़ा गया। एक बच्चा जो है उसको 1 साल के बाद छोड़ा गया। 2 बच्चे जो हैं उनके अगवा के बारे में मान लिया गया कि वो अगवा है, मीन गिरफ्तार है। एक बच्चा जो है वो दौरान हिरासत जाँ बहक हो गया, वो भी मान लिया गया। 2 बच्चों के अगवा को अभी तक माना नहीं जा रहा। ये भी नहीं माना जा रहा कि वो अगवा हैं, हमारी कस्टडी में हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, उस माँ को नहीं पता। वो माँ रो रो के दहाइयाँ दे रही थी कि जब मैंने अपने बच्चे को मांगा तो जो उस वक्त के शायद कोर कमांडर पेशावर थे हिदायतुल्लाह, ये वो कह रही हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं, लेकिन वो माँ क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चा ही है ना, अगर गायब हो गया तो और पैदा कर लो। इतने बच्चे लोगों के अगवा हुए हैं, आपका अगर एक हो गया तो आप एक और पैदा कर लें। उस पर वो माँ कह रही थी कि उनको पता नहीं कि बच्चा पैदा करना, बड़ा करना आसान नहीं है। माँ ऐसा नहीं कर सकती कि उसका एक बच्चा खोया हो तो वो कहे कि मैं और पैदा कर लेती हूँ। बहरहाल ये दर्दनाक कहानी है एक माँ की सवात से, अफसोसनाक कहानी है। ये सुन के भी अफसोस होता है कि एक माँ के 7 बच्चे जो हैं वो अगवा हुए, जिसमें से 2 उसको मिल गए, 2 जेलों के अंदर हैं, उसको मालूम है कि वो कहाँ पर हैं। एक उसका बच्चा जो है वो जहाँ बहक हो गया तशद्दुद से या दौरान हिरासत, और 2 उसके जो हैं वो अभी तक नामालूम जगह पर हैं, उसे पता नहीं कि वो ज़िंदा हैं, नहीं ज़िंदा हैं, कहाँ हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, मैं यही कहूँगा, अफसोसनाक कहानी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।